हम देख रहे थे बेसिक एसिड ऑफ मतलब बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, ये देख रहे थे हम, ठीक है। तो अब हम बेसिक नेचर देख रहे हैं एनिलीन के लिए। हमने नॉर्मल प्राइमरी अमीन के लिए देख लिया था, कराई थी ना रिएक्शन मिनरल एसिड के साथ। तो वो बेसिक नेचर ही बता रहा था कि मिनरल एसिड के साथ अगर अमीन रिएक्शन कर रहा है, क्या हो गया, अच्छा सेट किया आपने। हाँ, तो वो बेसिक नेचर ही बता रहा था कि मिनरल एसिड, अब सुन लो मेरी बात, कि प्राइमरी अमीन मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, मतलब ये इसका बेसिक नेचर ही बता रहा है। ऐसे सिमिलर रिएक्शन हम अमीन के लिए भी कर सकते, एनिलीन के लिए भी कर सकते हैं। देखो ये मैंने बनाई एक एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को बेंजामाइन भी बोलते हैं, बेंजेनामाइन, ठीक है। NH2 ये क्या है, एनिलीन है, इसी को बेंजेनामाइन भी बोलते हैं, बेंजेनामाइन, ठीक है। ये एनिलीन है। एनिलीन के लिए हम सिमिलर रिएक्शन करा रहे हैं मिनरल एसिड यानी कि HX के साथ। तो क्या बनना चाहिए, बेस प्लस एसिड सॉल्ट बनना चाहिए। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, बेस क्या करते हैं H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, एसिड क्या करते हैं H प्लस लूज करते हैं, तो इसको H प्लस एक्सेप्ट करा देंगे हम। तो एनिलीन के ऊपर NH2 की जगह NH3 बना दो, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में X नेगेटिव यहाँ साइड में सॉल्ट बना देगा। तो ये बन गया हमारे पास एनीलीनियम सॉल्ट, इसका नाम भी याद रखना है, एनीलीनियम सॉल्ट है ये, एनीलीनियम सॉल्ट। तो ये जो एनीलीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है वो भी एनिलीन का बेसिक नेचर बता रहा है कि एराइल अमीन्स भी बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसको नोट कर, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, दिस रिएक्शन शोज बेसिक नेचर ऑफ अमीन, दिस reactions shows basic nature of amine, basic nature of amines। अब मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ और उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, जैसे हमने पहले एसिड के लिए भी निकाला था, एसिडिक नेचर में भी। देख मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ RNH2, यानी कि कोई भी अमीन होगी, ठीक है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, एराइल अमीन कोई सी भी अमीन हो सकती है। इसको हम डालेंगे वाटर में, वाटर में डालेंगे तो ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है। H प्लस एक्सेप्ट करेगा, वाटर के पास क्या होता है H प्लस और OH माइनस, H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा RNH3 पॉजिटिव, और H प्लस इसने एक्सेप्ट कर दिया तो OH माइनस सोल्यूशन में डाल देगा। ये बात समझ में आ रही है। इस रिएक्शन के लिए मैं लिख रही हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम हमने नहीं पढ़ी 11th, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बस इतना ध्यान रखना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है वो लिख रहे हैं हम। प्रोडक्ट क्या है RNH3 पॉजिटिव, प्रोडक्ट लिखा मैंने RNH, यहाँ बॉन्ड बना देती हूँ 3 पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है OH नेगेटिव प्रोडक्ट। अब अपॉन में लिख देंगे हम रिएक्टेंट, मतलब ये वाला RNH2 अपॉन वाटर। देखो वाटर कोई भी रिएक्शन हो दुनिया की, वाटर हम हमेशा एक्सेस में ले सकते हैं, तो वाटर की कंसंट्रेशन से ज्यादा कुछ रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाटर हमेशा क्या होता है एक्सेस में होता है। तो वाटर की कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं, तो वाटर को मैं उधर कांस्टेंट के साथ भेज देती हूँ, क्योंकि वो अफेक्ट ही नहीं करेगा कंसंट्रेशन। तो मैंने के इक्विलिब्रियम एज इट इज रखा है और वाटर को इसी के साथ भेज दिया H2। तो हमारे पास क्या बच गया RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, और नीचे हमारे पास बच गया RNH2 बच गया, ठीक है। इस पूरे को मैं KB लिख रही हूँ, KB मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, मतलब इस KB की वैल्यू डिटरमाइन करेगी कि कोई भी बेस कितना अच्छा बेस है, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिखना, KB मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, यही डिटरमाइन करने वाला है, जिसकी KB की वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा अच्छा बेस है, ज्यादा जल्दी OH माइनस दे रहा है, H प्लस रिसीव कर रहा है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, फॉर बेस, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको ध्यान से देखो, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस है ये डायरेक्टली OH नेगेटिव के प्रोपोर्शनल लग रहा है, हमें लग रहा है ना, KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
OH माइनस आयंस, यानी कि अगर मैं Kb इंक्रीज करूंगी तो OH माइनस आयन इंक्रीज होगा। OH माइनस आयन इंक्रीज होगा मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है सिंपल सी, कि Kb इंक्रीज होगा तो OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होंगे, OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होंगे तो बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर लिख देती हूँ, BC मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक और बात मैंने तुम्हें बताई थी कि हमेशा पीकेबी जो होता है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, कि हमेशा जो पीकेबी होता है ना, पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी होती है मैथमेटिक्स के हिसाब से हम देखें तो पीकेबी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ केबी होता है। तो माइनस यही बता रहा है कि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं केबी को इंक्रीज करूंगी तो पीकेबी कम होगा, यानी कि अगर केबी इंक्रीज हो रहा है यानी कि पीकेबी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो जिसका पीकेबी कम है उसका बेसिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा। तो अगर हमें दो एसिड, दो बेस कंपेयर करने को दे रहे हैं तो जिसका पीकेबी की वैल्यू कम है वो अच्छा बेस होगा। ठीक है, मेन हमारा यहाँ पर काम आता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कंपैरिजन अमोनिया और एल्काइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ में। देख लो, अमोनिया, यहाँ मैंने लिया अमोनिया और यहाँ मैंने लिया एल्काइल अमाइंस, एल्काइल अमाइंस, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला, हाँ NH3, एनसीईआरटी ने ऐसे लिख रखा है, अमोनिया वर्सेस एल्काइल, VERSUS वर्सेस। तो अल्काइल अमाइन हम तीनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, 1 डिग्री हो सकती है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों के लिए यही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, एल्काइल अमाइन RNH2। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ इन दोनों की pKa की वैल्यू, याद नहीं रखनी है, कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ। pKb, सॉरी pK नहीं, इसकी होती है 4.75 और इसकी होती है 3.22 से, नहीं रुको, 3 से 4.22 तक, है ना। ये इनके पीकेबी की वैल्यू है। दोनों में से किसके पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है, इसके पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है। तो बेसिक कैरेक्टर कौन किसका ज्यादा होगा, अमोनिया का नहीं, बेसिक कैरेक्टर पीकेबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एल्काइल अमाइंस आर ऑलवेज मोर बेसिक देन अमोनिया। ये बात समझ में आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। एल्काइल अमाइंस आर ऑलवेज मोर बेसिक, भले हम 1 डिग्री ले रहे हैं, 2 डिग्री ले रहे हैं, 3 डिग्री ले रहे हैं, एल्काइल अमाइंस हमेशा अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं, आर मोर बेसिक देन अमोनिया। इसको नोट कर लो। अब रीजन देखते हैं अपन, रीजन ये मैंने बनाया NH3 अमोनिया का स्ट्रक्चर, कैसा बनेगा, NH ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा अमोनिया का। और यहाँ मैंने बनाया एल्काइल अमीन का स्ट्रक्चर, NHHR। अब इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस दिख रहा है, इसके पास तो तीनों हाइड्रोजन है पर इसके पास 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, +M या फिर +I ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा नाइट्रोजन को। इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये बात समझ में आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो नाइट्रोजन को और ज्यादा रिपल्शन, नाइट्रोजन के लोन पेयर को और ज्यादा रिपल्शन मिल रहा होगा, मतलब ये जल्दी से अपना लोन पेयर दे देगा। और बेसिसिटी, पहले मैंने जीओसी में बताया था, ये बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका बेसिक नेचर भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इसको ड्रॉ कर लो, फिर एक पॉइंट लिख लेते हैं इसी का। ये अपन ने ये पॉइंट लिख दिया ना, इसी के आगे अपन लिख देंगे देयरफॉर एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक, एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप।
ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसके आगे से मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप। अब हमने अमोनिया और एल्काइल अमाइंस में तो कंपेयर कर लिया, अब एल्काइल अमाइंस में भी 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। अब हम उनमें कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग में डाल दूंगी कंपैरिजन इन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स। अब ध्यान से सुनो, इनका कंपैरिजन होता है 2 फेजेस में। अब फेज का मतलब क्या है, 3 फेजेस में कोई भी मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अमोनिया जनरली सॉलिड में तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 2 फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, गैस फेज और एक एक्वस फेज। एक्वस मतलब लिक्विड, ठीक है। गैस फेज के लिए तो बहुत सिंपल थ्योरी है। अमोनिया किस पे डिपेंड करता है, अमोनिया का कंपैरिजन फेज पे डिपेंड करता है, फेज पे डिपेंड करता है। फेज में हम 2 फेजेस पढ़ने वाले हैं, गैस फेज और हम देखने वाले हैं एक लिक्विड फेज। इसके लिए 3 थ्योरीज आई थी, एक प्लस आई इफेक्ट की, एक सॉलिडेशन की और एक स्टेरिक हिंड्रेंस की। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट की थ्योरी। प्लस आई इफेक्ट की थ्योरी दोनों के लिए आई थी, गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। गैस प्लस लिक्विड फेज दोनों के लिए आई थी। अब क्या थी थ्योरी, पहले मैंने लिया प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, एक एल्काइल ग्रुप होगा और इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, है ना, यही होगा प्राइमरी। अब मुझे सेकेंडरी अमीन बनाना है तो 2 एल्काइल ग्रुप लगा देंगे, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे और 1 हाइड्रोजन होगा। और एक मैं 3 डिग्री अमीन लूं, हाँ, इसमें तीनों ही क्या हो जाएंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, तीनों एल्काइल ग्रुप होंगे। तो इसमें एक बल्कि ग्रुप है, मतलब एक प्लस आई वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, मतलब नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है, मतलब ये नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे होंगे। इसमें 3 प्लस आई ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे होंगे। तो अगर मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर करूं तो तुम्हें किसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा लग रही है, बताओ। हाँ, जितना ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर 2 डिग्री की होनी चाहिए, पर और फिर 1 डिग्री की होनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट की थ्योरी के हिसाब से। पर प्लस आई इफेक्ट की थ्योरी गैस फेज के लिए तो एकदम सही चल गई, गैस फेज के लिए तो एकदम बढ़िया चल गई कि हाँ यही रहा गैस फेज के लिए ऑर्डर। पर एक्वस फेज में ये थ्योरी फेल हो गई और फिर नई थ्योरी आई सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस की। पहले ये लिखो, फिर एक्वस फेज के लिए हम सॉल्वेशन और स्टेरिक वाली भी करेंगे। जिसका ऑर्डर याद कर लेना ना सीधा। सेकंड है सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। सॉल्वेशन वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है, घुलना। कौन कितना जल्दी सॉल्यूबल हो गया, घुल गया, है ना। घुलना मतलब वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तभी तो घुलेगा। हम जब भी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाटर के साथ जल्दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है तो वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो सॉल्वेशन, हाँ 1 डिग्री होगा, पर रीजन भी अभी हम देख रहे हैं अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो सॉल्वेशन में क्या होगा, हम देख रहे हैं कि वाटर के साथ कितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब देखो पहले हम देख रहे हैं प्राइमरी वाले के लिए RNH2 के। अब अगर कोई अच्छा बेस है मतलब क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और OH माइनस को देगा, ठीक है। तो इसके पास है लोन पेयर, ये H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, RNH3 पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब हम 2 डिग्री वाले के लिए देख रहे हैं, ये था 1 डिग्री, अब 2 डिग्री वाले के लिए देख रहे हैं RNHR प्लस, ये भी H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो ये लोन पेयर है, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो मैं इसको लिख रही हूँ R2, इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो NH2 लिख रही हूँ और ऊपर लगा रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। 3 डिग्री के लिए देखें RNR
आर, इसका ये रहा लोन पेयर, ये रहा इसका H प्लस, ठीक है। तो इस लोन पेयर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, इसको मैं लिख रही हूँ R3NH पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई, तीनों को हमने H प्लस एक्सेप्ट करके आयन बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से जो भी इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होगा वही तो ये रिएक्शन करेगा ना। अगर ये प्रोडक्ट बनने के बाद अनस्टेबल हो रहा है तो ये रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा। मतलब इन तीनों में से जो भी अच्छा स्टेबल आयन बना रहा होगा उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। H प्लस आयन एक्सेप्ट करके जिसने स्टेबल आयन बना दिया उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो वो हम सॉल्वेशन के थ्रू कैसे देखेंगे उसको ध्यान से समझो। प्राइमरी को मैं थोड़ा खोल के बना रही हूँ, RNH3 पॉजिटिव है ना, इधर बना रही हूँ RNH3, तो 3 हाइड्रोजन बना दिया, 1 2 3, और इस पे लग रहा है पॉजिटिव। अब इसको हम देख रहे हैं कि वाटर के साथ इसका सॉल्वेशन कैसा है, वाटर के साथ ही देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक वाटर मॉलिक्यूल, OH मतलब H2 है ना, H2O वाटर मॉलिक्यूल। इसका ऑक्सीजन मैंने थोड़ा इस तरफ दिखाया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। इसमें एक और वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये प्राइमरी के लिए है, 1 डिग्री के लिए सारा। अब 2 डिग्री के लिए देखें तो इसको मैं खोल के लिख रही हूँ, इस वाले को RN पॉजिटिव, ये H बना दिया, नीचे एक H बना देंगे, हाँ एक R रह गया, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होगी, तो मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना दी, यहां से इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग मैंने दिखा दी। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 2 जगह से इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही है। तीसरा वाला 3 डिग्री में हम देखें, नाइट्रोजन बना दिया, ये H, ये R, ये R, ये R, 3 R ग्रुप बना दी। इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही होगी। तो किसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया, सॉल्वेशन मतलब जो वाटर से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बना रहा है, फर्स्ट वाले का सॉल्वेशन ज्यादा हो गया। तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा स्टेबल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ने इसको घेर लिया, मूव नहीं कर सकता, स्टेबल हो गया एकदम, यहीं पर आके स्टेबल हो गया, वापस पीछे रिएक्शन नहीं हो रही है। तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा यहाँ पर आके स्टेबल हो गया उतनी ज्यादा इसकी बेसिसिटी होगी, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्वेशन ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो बेसिसिटी का ऑर्डर इन एक्वस मीडियम अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन थ्योरी क्या हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, इसको नोट करो, ऐसे भी मेंशन कर लेना। ये SOL मतलब सॉल्वेशन, इसमें बहुत ज्यादा तो मैंने 3 एरो से दिखा दिया, इसमें इससे थोड़ा कम तो 2 एरो से दिखा दिया, इसमें भी है तो सही सॉल्वेशन तो 1 एरो में दिखा। अब थर्ड थ्योरी है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। क्राउडीनेस, मैं बना रही हूँ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, 3 डिग्री अमीन। प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर बनाओ RN, एक H और ये लोन पेयर, यही बनेगा। सेकेंडरी अमीन का RNR, 2 एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, लोन पेयर। टर्शियरी अमीन का बनाओ, तीनों जगह R ग्रुप लगेगा, N लोन पेयर, R, यही बनेगा। अब हम अगर इसको ध्यान से देखें, एक बल्कि ग्रुप है, हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस कौन देता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होगा कि यहाँ से अगर H प्लस आ रहा है तो उसको लोन पेयर मतलब लोन पेयर तक पहुंचने की जगह तो चाहिए। अगर यहाँ पर ज्यादा बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो उसको जगह नहीं मिलेगी लोन पेयर तक अप्रोच करने की। तो लोन पेयर अप्रोचेबल होना चाहिए, तभी वो ज्यादा बेसिक होगा, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा, तो लोन पेयर अप्रोचेबल भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही बल्कि ग्रुप है जो कि स्टेरिक दे रहा है, ठीक है, एक बल्कि ग्रुप है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी ही मुश्किल होगी इस लोन पेयर तक पहुंचने में। यहाँ दो बल्कि ग्रुप है, दो मतलब भारी ग्रुप एक साथ आ गए, तो यहाँ पर लोन पेयर को अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है।
यहाँ तीन तीन बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लोन पेयर को अप्रोच करना। तो स्टेरिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी हो जाएगा। जितना ज्यादा मुश्किल है लोन पेयर को अप्रोच करना, उतनी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेरिक बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेस होना चाहिए। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक होना चाहिए। और स्टेरिक का अगर हम ऑर्डर देखें स्टेरिक, तो स्टेरिक 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री में है, उसके बाद 1 डिग्री में है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाना चाहिए। बेसिसिटी 1 डिग्री में सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम, ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, और ये थ्योरी भी एक्वस में देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर्स, एक्सपेरिमेंटल, जो कि हमें एक्चुअली में याद रखना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब मैं लिखवाने जा रही हूँ। ठीक है, अभी तक हमने 3 थ्योरीज देखी। प्लस आई के हिसाब से कौन ज्यादा था? 3 डिग्री ज्यादा था। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सॉल्वेशन के हिसाब से 1 डिग्री ज्यादा था, फिर 2 डिग्री था, फिर 3 डिग्री था। स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से 1 डिग्री ज्यादा था, फिर 2 डिग्री ज्यादा था, फिर 3 डिग्री ज्यादा था। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन में अलग अलग ऑर्डर निकल के आया है। इसका मतलब क्या है, पहले सुन लेना फिर लिखना। अगर हमने एल्काइल ग्रुप, इफ एल्काइल ग्रुप इज इथाइल, अगर एल्काइल ग्रुप को हमने इथाइल लिया है, इसका मतलब क्या है, RNH2 में R को मैंने इथाइल लिया है, मतलब C2H5 लिया है, तो मुझे ऑर्डर क्या मिला, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये ऑर्डर मिला। तो मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है ना। अब दूसरा ऑर्डर, अगर मैंने एल्काइल ग्रुप को मिथाइल लिया है, इफ एल्काइल ग्रुप को मिथाइल लिया है, यानी कि जो RNH2 ग्रुप था, इसमें R की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो ऑर्डर मिला 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हमको याद रखना है दोनों कंडीशन के लिए। अब मैं समझा रही हूँ ऐसा क्यों आया। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें ना, तो सिर्फ 2 डिग्री है जो तीनों कंडीशन से अफेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, प्लस आई से सॉल्वेशन पे गए, चेंज हो गया, फिर प्लस आई से स्टेरिक हिंड्रेंस पे गए, चेंज हो गया, पर 2 डिग्री है जो किसी से भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोनों में ही 2 डिग्री की बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो गई। पहला ये रीजन हो गया। अब इन दोनों में को कंपैरिजन याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रखेंगे कि इथाइल ग्रुप बड़ा है, मिथाइल के कंपैरिजन में बड़ा है ना, तो 3 और 1 में से 3 को इसमें आगे रख देंगे, मिथाइल इससे छोटा है तो 1 को आगे रख देंगे। ऐसे याद कर लो इस ऑर्डर को। बाकी ऑर्डर पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको याद रख। ये दोनों ही किस, एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। हाँ, एराइल अमीन मतलब गोला वाला अमीन, इसका मतलब एनिलीन ही तो होगा, एनिलीन ही होगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ। एनिलीन वर्सेस अमोनिया। ये आप शादी करा लो क्या वर्सेस एराइल अमीन मतलब अमीन ग्रुप NH2 पे एराइल, यानी कि एक बेंजीन बना दो, ये एनिलीन ही तो है। ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये मैंने बना दी एनिलीन, एनिलीन बेचारा। या फिर इसको बोल सकते हैं हम एराइल अमीन्स। ठीक है, इसके वर्सेस में क्या है, अमोनिया है, तो हमने NH3 अमोनिया बना दिया। ये क्या है, अमोनिया है। ठीक है, अब इन दोनों की हमें बेसिसिटी कंपेयर करनी है, बेसिसिटी कंपेयर करनी है। तो कैसे कंपेयर करें, अब ध्यान से देखो। हाँ। इसके पास भी है लोन पेयर, इसके पास भी है लोन पेयर, सेम थ्योरी आएगी। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अब इसका लोन पेयर एकदम फ्री बैठा है, अवेलेबल, प्रॉपर अवेलेबल है, पर इसका लोन पेयर इज वेरी वेरी बिजी, इसको रेजोनेंस में भी जाना है। लोन पेयर कन्वर्ट टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड टू लोन पेयर, मतलब इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा होगा तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो इट इज लेस बेसिक। तो ज्यादा बेसिक कौन होता है, अमोनिया। तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन एराइल अमीन्स और एनिलीन। ठीक है, कहीं लिखो इस पॉइंट को, यही लिखा देते हैं। अमोनिया इज मोर बेसिक, इज मोर basic than aryl amines due to
मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँगा, मैं जान रही हूँ मैं सोच रही हूँ मेरा कॉल करूँगा यार मांगूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इसको नोट करो। स्ट्रक्चर्स बनाओ, बनाओ, दीदी बनाओ। तुम भी बनाओ। हम भी बनाएंगे। एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बनाया लोन पेयर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। अगर नहीं आता है तो एक बार देख लेना। ये लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू दीदी लोन को हम कर रहे हैं। करोगे? एक बार मैं वापस बता रही हूँ ना, बुलबुल देख लेना। देखो बोलिए। देखो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो यहाँ बॉन्ड पेयर बन गया। बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, तो यहाँ नेगेटिव बन इधर गया। double बाकी आया दोनों था। सेम टू सेम रखेंगे, हाँ तो ठीक है। फिर से यहाँ पर लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। बाकी सबको एज इट इज रखना है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी लगाना है क्योंकि नाइट्रोजन खुद का लोन पेयर दे रहा है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज H2 डबल एज इट इज। इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में यहाँ कन्वर्ट किया तो यहाँ पर डबल बना दिया। हाँ। ये यहाँ पर नेगेटिव दीदी आता है क्या करने को रेजोनेंस? हाँ पेपर में बनाना पड़ेगा। पर दीदी आपकी तरह 1 सेकंड में नहीं बनाना, वो फिर गलत हो जाएगा। 1 सेकंड हाँ, आराम आराम से बनाना है। 3 घंटे लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। छोड़ पढ़ाई लिखाई को बस यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे डबल बनाएंगे, यहाँ डबल, ये NH2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर से इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर कर दो, इसको ऐसे कर दो। तुम्हें सुनना चाहिए इसको, बातें नहीं करना चाहिए। रिमार्क की बात हो रही है। यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, ठीक है। अब आ गई इंपॉर्टेंट चीज सुनो। करती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ना, अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रही रिप्रेजेंट, ये तो अपन अपने समझने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं रिप्रेजेंट। अभी मैं इसको नॉर्मली लिख रही हूँ ना, नॉर्मल एनिलीन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है और जो ये लास्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि ज्यादा स्टेबल है क्योंकि देखो किसी में भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह, रेजोनेंस के कंडीशन वगैरह पढ़ाए थे ना, तब बताया था न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज, बताया था। ये सारी स्पीशीज है चार्ज, देखो नेगेटिव आ रहा है तीनों में, पर ये दोनों स्पीशीज है न्यूट्रल। सबसे ज्यादा आपने नेगेटिव का लिखा था, बीच में न्यूट्रल फिर पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट देखना तुम, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, वो फर्स्ट पॉइंट तो वही था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आपने ओरली बता दिया होगा। नहीं तुम नोट्स खोल के नहीं देखना, कर उसमें यही लिखा हुआ है। देख लेना नोट्स, YouTube पे भी डाल दिया वो लेक्चर, तो उसमें देख ठीक है लेना। कल लेके आऊंगा। हाँ, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें फर्स्ट और लास्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनका एक स्पेशल नाम है केकुले स्ट्रक्चर्स। सेकंड की लास्ट फिफ्थ, हाँ फिफ्थ, फर्स्ट और लास्ट फिफ्थ, ये स्टेबल है, इनका नाम होता है केकुले स्ट्रक्चर्स। केकुले स्ट्रक्चर्स, गिटार का नाम है यूकेलेले। क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इनको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। ये दोनों है बहुत ज्यादा स्टेबल, और साथ में सिर्फ इन दोनों के पास ही लोन पेयर है। सुन लो पहले, सिर्फ इन दोनों के पास ही लोन पेयर है, मतलब सिर्फ ये दोनों ही H+ एक्सेप्ट कर पाएंगे ना। ये तो कहाँ से करेंगे, ये नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ही नहीं है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये दोनों ही H+ एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट वाला एनिलीनियम आयन बनाएगा और एक फिफ्थ वाला एनिलीनियम आयन बनाएगा। तो एनिलीनियम आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 2, क्योंकि 2 ही स्ट्रक्चर एनिलीनियम आयन बना रहे हैं। बात समझ में आ रही? अभी बना के भी दिखा दूंगी कि एनिलीनियम आयन सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एनिलीनियम आयन के 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। और एनिलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए हमने? एनिलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये बात समझ में आ रही है? एनिलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और एनिलीनियम आयन के सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। किसी कंपाउंड के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। छोड़ दो तो एनिलीन दम घुटती है उसका। सुन लो मेरी बात,
तो एनिलीन एनिलीनियम आयन नहीं बनना चाहेगा, हाँ मतलब H+ में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, हाँ। इसलिए एनिलीन को एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, मतलब इसका तो वो H+ already एक्सेप्ट stable है। करना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए ये अमोनिया से लेस बेसिक होता है। आ गई कहानी समझ में? अभी मैं इसको लिखवाऊंगी भी। ये बना लिया, ये सब लिख लिया, हाँ नहीं मिटा दूं? हाँ लिखो। नहीं लिखो। अच्छा, आ मैंने जो जाता है। फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर बनाए थे ना, मैंने क्या बोला, सिर्फ वो दोनों ही एनिलीनियम आयन हाँ। बना सकते, तो मैं वो दोनों स्ट्रक्चर बना के उनका एनिलीनियम आयन बना के दिखा रही हूँ, है ना। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था जिसके पास लोन पेयर है। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या था, बस इन बॉन्ड्स का अरेंजमेंट अलग था, यहाँ डबल आ गया, यहाँ डबल, यहाँ डबल, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस डबल जो बॉन्ड्स है उनका अरेंजमेंट अलग था। ये दो स्ट्रक्चर थे, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर। ये दोनों H+ एक्सेप्ट करेंगे तभी एनिलीनियम आयन बनाएंगे, दोनों के लिए हमने H+ एक्सेप्ट करवा दिया। H+ एक्सेप्ट करेंगे, लोन पेयर H+ एक्सेप्ट करेगा तो NH3 बना देंगे यहाँ पे, तो NH3 और यहाँ पॉजिटिव, इसी को क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। सेम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लोन पेयर इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, डबल NH3 सिंगल डबल सिंगल डबल, NH3 पॉजिटिव, ये भी क्या बना रहा है, एनिलीनियम आयन बना रहा है, एनिलीनियम आयन बना रहा है। और इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं एज कंपेयर टू एनिलीन, तो इसमें कन्वर्जन उतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं, ठीक है। अब अगर हमें बेसिसिटी का ऑर्डर लिखना पड़े, एराइल अमीन्स, अमोनिया और एल्काइल अमीन तीनों में कंपैरिजन करना पड़े, तो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है, सबसे पीछे आ जाएगा एनिलीन, रीजन अभी अभी बता दिया अपन ने। एनिलीन सबसे को ज्यादा अमोनिया होगा ना, नहीं, तो एनिलीन को हम एराइल अमीन्स भी बोलते हैं, एराइल अमीन्स बोलते हैं, उससे ज्यादा होगा अमोनिया NH3, उससे ज्यादा होगा एल्काइल अमीन्स, ठीक है, एल्काइल अमीन्स, अभी pKa वाली वैल्यू से कंपेयर करा है ना अपन ने, एल्काइल अमीन्स, ठीक है। ये ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, करो बेटा मैं इसको पढ़ ले, हाँ। फोन लेके मैंने बोलता मैं नहीं कर रही फालतू कुछ, दो बोला 20,000 देते अभी करो, नहीं जो इसके समझ के बाहर है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नहीं, बेसिस, मैंने कल किया था Basicity, basis, मांगा ओटीपी मांगा, ओटीपी चला भी गया था उसके। हाँ, अब क्वेश्चन लिखो, साथ साथ पर आंसर बताना। C6H5NH2, ये क्या है, एराइल अमीन है, एनिलीन का ही फॉर्मूला है ना। नहीं सुन दीदी, कहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है, H5NH2, अरे लिख दो तुम, दीदी C2H5 देख लो, whole चुगलियां twice की जा रही है मेरी। NH अरे NH3, दे कौन रहा है यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए सारे के सारे। so 1 2 हाँ 3 4, इनका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो दीदी अच्छा, सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ। अरे ये क्या है, किधर एल्काइल, होता ये है इथाइल अमीन, है ना, हाँ ये 2 डिग्री इथाइल अमीन, ये 1 डिग्री इथाइल अमीन, ये अमोनिया। वो बेंजामीन। किसका होगा देख लो, अरे सबसे दीदी पहले इसका तो मैंने होगा। एल्काइल अमीन को सबसे आगे रखा, हाँ किसका होएगा, देखो इसका होएगा C2H5 का होल ट्वाइस। फिर ये क्या है, C2H5 2 होएगा। डिग्री अमीन है, सुनो। ऑर्डर लिखा है ना। तो रुक दीदी जाओ, आपने इसको भी- एल्काइल अमीन का जगह बताया ना, तो एल्काइल अमीन में तो तीनों आ गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और जब इथाइल ग्रुप होता है तब 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 हाँ, डिग्री हाँ, इज हाँ। ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है, तो 2 डिग्री सबसे आगे आ जाएगा 3 वाला, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री ऑप्शन में बेंजीन है, तो आएगा, 1 डिग्री बेंजीन। सेकंड वाला। उसके बाद आएगा अमोनिया है, फोर्थ वाला। फिर आएगा लास्ट में एनिलीन। ऑर्डर देखना, सबसे पहले एल्काइल अमीन्स, फिर अमोनिया, फिर एनिलीन। ये एनसीईआरटी का मैसेज आ क्वेश्चन गया। है, फिर आ गया। कोई नहीं, जब तक चले तब तक चलेगा। एनसीईआरटी का उसके क्वेश्चन, बाद उसके बाद ऑप्शंस है ना। हाँ। अभी तक बेसिसिटी वगैरह चल रहा था, अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है अपनी, है ना। पढ़ने का मन नहीं करता है। हाँ तभी तो आज दीदी का पढ़ने का मन नहीं कर रहा मेरा। अच्छा, अब देखो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इसमें फर्स्ट, अरे चलो अब लिख लो, केमिकल रिएक्शंस। अभी अपन केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, केमिकल फिर अभी तक क्या था? अभी तक बेसिसिटी चल रही थी ना। अच्छा। इसमें भी केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन,
रिलेशन और ये फर्स्ट करके कितने हैं? है अभी 7-8। बस फिर चैप्टर खत्म। फिर डायजोनियम सॉल्ट पढ़ना है फिर मैं तो खत्म। दीदी कल कुछ नहीं खत्म हो रहा है, 2-3 दिन बाद अच्छा खत्म देखो, होगा। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब हमें क्या ऐड करना है, Alkyl एल्काइल group। ग्रुप ऐड करना है, यानी कि आर ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना फिर लिखना है इसको। ये मैंने बनाया प्राइमरी अमीन RNH2, ठीक है, 1 डिग्री अमीन बनाया मैंने। इसका मुझे करना है एल्काइलेशन, तो हम इसमें लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। इसमें हम देखें, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और इसका लोन पेयर इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ऐसे ही करते हैं हम। हाँ, R NH3 इसके हाइड्रोजन में ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ दोनों हाइड्रोजन, और इस पे R लग जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। R ग्रुप ने अटैक कर दिया, अभी X नेगेटिव भी बच रहा है, तो सेकेंड स्टेप में X नेगेटिव का अटैक होएगा, ठीक है। X नेगेटिव हाँ H पे अटैक करेगा, यहाँ से इसका बॉन्ड टूटेगा। देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इसको दे देगा, और HX यहाँ से बाहर निकलेगा। HX को बाहर निकाल देंगे और क्या बनेगा RN, और ये एक और R ग्रुप है, 2R और साथ में ये H ग्रुप है। तो क्या ये 2 डिग्री नहीं बन गया, 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये 2 डिग्री अमाइन बन गया। तो इसमें एल्काइलेशन हो गया, एक एल्काइल ग्रुप यानी कि R ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। इसका एक और बार रिएक्शन करा सकते हैं, डिग्री बना सकते हैं। हाँ, इसका दोबारा से अगर मैं अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दूं, यानी कि RX के साथ रिएक्शन करा दूं, दोबारा से RX के साथ रिएक्शन करा दूं, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास होगा लोन पेयर, ये लोन पेयर इस R पे अटैक करेगा, तो RNR, ये 2 R तो पहले से ही थे, इसी को मैंने खोल के बनाया RNR। इसके पास एक हाइड्रोजन भी था, अब एक और R ग्रुप यहाँ और लग गया, ये वाला R ग्रुप, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। X फिर से माइनस सेकंड स्टेप पे X नेगेटिव से, सेकंड स्टेप पे X नेगेटिव से रिएक्शन कराया, ये हाइड्रोजन जाएगा, नाइट्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और इस X नेगेटिव के साथ HX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। HX बाहर निकला, अमीन बन जाएगा, RNR, तो 3 डिग्री अमीन बन गया। यहाँ तक होती है रिएक्शन। इसमें अगर मैंने और कोई एल्काइल ग्रुप लिया होता, देखो R डैश लिया होता, दोनों सेम नहीं लिए होते, तो यहाँ पर R डैश लगता, यहाँ पर मैंने R डबल डैश लिया होता, तो यहाँ पर R डैश R डबल डैश, R डैश R डबल डैश, सेम भी हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप, अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने प्राइमरी अमीन लिया, उसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दी, तो R ग्रुप जुड़ा पहले, और फिर सेकंड स्टेप पे हैलाइड ग्रुप जुड़ गया। ऐसा ही हम इसके लिए भी कर रहे हैं, और 3 डिग्री बना रहे हैं, ठीक। इधर लिख देना एल्काइल हैलाइड। चलेगी ना फिर में, बंद नहीं हुआ। अब इसका कर रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड, ये तो लंबा ओरिजिनल मेथड है, अब जो मेरी ट्रिक है वो मैं बता रही हूँ डायरेक्ट मेथड। तो पढ़ लिया घंटा हो जाए शांति। अब 1 डिग्री अमाइन के लिए, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन को कैसे लिखेंगे, RNH2, ठीक है। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन अलग करके लिख रही हूँ, NH2 है, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, और RX को मैं उल्टा करके लिख रही हूँ XR, ठीक है। इसमें से HX बाहर निकाल दो, क्या बन गया RNHR। ये अपनी ट्रिक है, ये डैश अगर अलग आ रहा हो, ठीक है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया है, 2 डिग्री। हाँ, अब सेकेंड रिएक्शन कर रहे हैं हम एसाइलेशन, ठीक है, कि एल्काइलेशन था, अब एसाइलेशन कर रहे हैं। असाइल ग्रुप आ जाएगा, और क्या मामला आएगा, ये सुनना यार। सेकेंड हो रहा है हमारा एसाइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन में क्या होगा, अमीन्स की रिएक्शन हम कराएंगे एसिड डेरिवेटिव से, ठीक है, विथ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। NHZ क्या, अरे नहीं, वो अमोनियम डेरिवेटिव्स थे, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स में आ गया COOHZ, एस्टर आ गया, है ना, एसिड क्लोराइड आ गया, एसिड क्लोराइड आ गया, और साइल क्लोराइड आ गया, और एनहाइड्राइड आ गया, एसिड एनहाइड्राइड आ गया। मतलब जिनमें ये वाला ग्रुप हो ना, C डबल बॉन्ड हो, OH से डिराइव हुए हो, एसिड से डिराइव हुए हो, वो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें जो एसिड से डिराइव होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या लिखा है, C डैश विथ, सॉरी विथ,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने कोई भी अमोनिया ले लिया ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई सा भी अमोनिया ले लिया, इसको मुझे अमाइड बनाना है। इससे क्या होता है, इस रिएक्शन से बंद हो गया क्या, इस रिएक्शन से क्या होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2। मतलब हमें बस एक C डबल बॉन्ड हो, ये वाला ग्रुप और चाहिए, मतलब हमें अमाइन को अमाइड में बनाना है ना। इस रिएक्शन से अमाइन को हम बनाते हैं अमाइड में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड होता है इस रिएक्शन से। रिएक्शन कराएंगे हम, है ना, एस्टर से, एसिड क्लोराइड से और एसिड एनहाइड्राइड से। पहले मैं एसिड क्लोराइड से करवा रही हूँ, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला याद है, RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइन बना रही हूँ मैं, तो मैं NH को इस तरफ लिख रही हूँ, R को इस तरफ लिख रही हूँ, ठीक है। H को आगे कर दिया, इसका दूसरा H ऊपर लिख दिया, और R की जगह मैं ले लेती हूँ कुछ एल्काइल ग्रुप C2H5 ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकाल दो, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड ONH C2H5, तो बन गया अमाइड। इजी है, ठीक है। तो हमने अमीन से अमाइड बना दिया, इसको नोट करो। ये तो था डायरेक्ट मेथड, इधर लिख देना डायरेक्ट मेथड, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है वो भी बताऊंगी मैं। ये तो अपना ट्रिक होता है। अब डायरेक्ट नहीं, एनसीईआरटी का बताओगे आपने, एनसीईआरटी में डायरेक्ट कैसे मेथड। लिखा हुआ है? ठीक है। अब हम ले रहे हैं प्राइमरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन ले रही हूँ मैं, C2H5 NH2, ये प्राइमरी अमाइन है। इसका ये है मेरे पास लोन पेयर, और इसकी हमने रिएक्शन कराई थी एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड OCl, पहले समझ लो फिर लिख देना। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई। अब ध्यान से देखो, है ना, ये कार्बन है ना, ये बहुत ही कंजस्टेड है, सफोकेटेड कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास दो जो लगे हुए हैं ना, दोनों ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेचारे इस अकेले में से खींचे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा सफोकेटेड है, तो इस पे आएगा भारी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। अब इस कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो यहाँ से नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, तो इस क्लोरीन को लीव करना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से समझो, ये क्लोरीन ऐसे ही लीव नहीं करता। जब ये नाइट्रोजन इस पे आता है ना, तब सबसे पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, मैं अच्छे से ही बताऊंगी, रुको। पहले इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बनेगा, C2H5 नाइट्रोजन, इसके जो 2 हाइड्रोजन है ना, मैं यहाँ ऊपर और नीचे रिप्रेजेंट करती हूँ, रुको थोड़ा छोटा बताऊंगी, इस एरो को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं। C2H5, इस नाइट्रोजन को मैंने ऐसे लिखा, हाइड्रोजन इसके दोनों ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, तो मैंने यहाँ कार्बन रिप्रेजेंट करा, और इसका CH3 मैं इधर लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, CH3 ऊपर लिख देती हूँ, इस Cl को यहाँ लिख देती हूँ, और ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको मैंने नीचे लिखा, और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। दोबारा बताऊं? हाँ, ये देखो, ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आया, यहाँ तक समझ गए थे। इस लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, तो C2H5 तो मैंने एज इट इज लिखा, इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन है ना, ये मैंने ऊपर लिखे हैं, और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेगा, तो इस कार्बन को लिखा है। इस कार्बन के पास 3 चीजें थी, CH3 ऊपर लिख दिया, Cl इधर लिख दिया, ऑक्सीजन इधर लिखा। ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूटा था, तो इस पे नेगेटिव आएगा। अब समझ में आ गया? इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, ये सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है। अब इसको ध्यान से समझना है हमें, ये पूरी रिएक्शन हो रही होती है बेसिक मीडियम में, ठीक है। अब देखो, इस ऑक्सीजन, अब देखो ये कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वेरी अनस्टेबल। तो ये वापस से अपना डबल बॉन्ड एक्वायर करना चाहता है। अब इस केस में डबल बॉन्ड एक्वायर तो करना चाहता है, पर कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, इसको तो 4 ही चाहिए। तो इस कंडीशन में क्लोरीन को लीव करवा देता है। और क्योंकि नाइट्रोजन के भी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन को हटा देता है। अब हाइड्रोजन भी निकल रहा है, Cl भी निकल रहा है, तो दोनों बोलते चलो साथ में ही चलते हैं। जैसे तुम लोग बोलते हो चलो साथ में वॉशरूम चलते हैं, अकेले तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वैसे ही साथ में HCl बाहर निकल जाता है, H और Cl साथ में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो C2H5 एसिड H निकल चुका है, तो NH बच गया, NH लिख दिया मैंने।
ठीक है, इस कार्बन से Cl निकल चुका है और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन चुका है, C डबल बॉन्ड O और CH3 अमाइड बन गया हमारे पास।